जी अस्सलाम वालेकुम। ये मैं जो है ना मॉड्यूल नंबर 8 यानी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का गेस्ट पेपर बना रहा हूँ। इसमें मैं शॉर्ट भी लॉन्ग भी और जो एमसीक्यूज़ हैं वो भी बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है ना वो क्यों ज़रूरी होता है। सबसे पहले से ही मरूज़ी आ सकती है, तो भाई बिज़नेस की नीड होती है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल से मुराद वो पैसा होता है जो रोज़मर्रा के ऑपरेशंस के अंदर जो है वो आपका जो चल रहा होता है, वो सरमाया जो आप रोज़मर्रा के काम के अंदर ऑपरेशंस के अंदर जो है वो बिज़नेस की नीड होती है, ज़रूरत होती है, उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसमें ये होता है कि बिज़नेस के ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हो। 2 तरह की चीज़ें शामिल होती हैं इसमें। एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ठीक है? और एक होता है नेट वर्किंग कैपिटल। जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है ना, उससे मुराद तमाम तरह के करंट एसेट्स होते हैं आपके, ठीक है? यानी वो अमाउंट, वो पैसा, वो चीज़ें जिनको आप जो है वो 1 साल के अंदर-अंदर बेच के या उनको तब्दील करके या उनको अपने काम में लेके उनसे पैसा जो है वो जनरेट कर रहे होते हो, तो उसका नाम करंट एसेट है। फिर एक होता है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल होता है कि वो जिसमें से आपने जो देना है ना, लायबिलिटीज़ है, वो देनदारियाँ निकाल दें अगर आप अपने टोटल ग्रॉस प्रॉफिट में से, ठीक है, तो उसका नाम जो है वो नेट वर्किंग कैपिटल कहलाता है। यानी कि जो आपकी जो देनी है ना चीज़ें, वो निकाल के जो पैसा बच जाएगा ना एग्जैक्ट आपके पास, वो आपके पास जो है वो करंट एसेट में से निकल के नेट वर्किंग कैपिटल बच जाएगा। उसके बाद है जी, जो हमारी ये वर्किंग कैपिटल है ना, इस पूरे के पूरे मॉड्यूल के अंदर ना हमने ये चीज़ें देखनी है कि इन्वेंट्री पे बात करेंगे हम, रिसीवेबल के ऊपर करेंगे, प्री पेमेंट्स पे और कैश पे बात करेंगे, ठीक है। तो इन्वेंट्री, रिसीवेबल, प्री पेमेंट्स और ये कैश जो है, ये सारी की सारी आपकी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होती है। ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में शामिल होता है। इन्वेंट्री क्या होती है? वो जो गुड्स, प्रोडक्ट जो आप बना रहे होते हो, ठीक है, उसका प्रोसेस में जो चल रही होती है, रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, या वो चीज़ें जिनके अंदर वो वेयर हाउस या वो बिल्डिंग या वो जगह जिधर आपने या वो हालात जिनको आप इन्वेंट्री के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो, वो सारी इन्वेंट्री होती है। रिसीवेबल से मुराद वो पैसा होता है जो आपका उधार आपने सेल की होती है उसकी सूरत में आना होता है। प्री पेमेंट वो जो पहले ही आप एडवांस में पेमेंट कहीं भी कर चुके होते हो या कर रहे होते हो, तो उसको प्री पेमेंट कहते हैं, ठीक। उसके बाद जो कैश होता है आपका, कैश इन हैंड या कैश पीटी होता है, यानी कि पैसे या पैसे बैंक में जो पड़े होते हैं वो, या वो चीज़ यानी जो पैसा, चेक या प्लास्टिक मनी होती है जो आप कभी भी बेच के जो है वो फ़ौरन अपने उसको कैश में तब्दील कर सकते हो। तो ये सारी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का हिस्सा होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ ना अप्रोचेज़ होते हैं कि ये वर्किंग कैपिटल होता है ना, जो पैसा जो सरमाया लगा रहे होते हो, ये आप कहाँ-कहाँ से लेके आते हो, ठीक है, उसकी अप्रोचेज़ क्या होती हैं। तो दरअसल उसके लिए ना ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि जो वर्किंग कैपिटल होता है ना, ये मरूज़ी आ सकती है कि वो किन पे डिपेंड करता है। नंबर 1 तो वो आपकी ज़रूरत की नेचर कैसी है, आपको परमानेंट चाहिए पैसा, ठीक है, रेगुलर चाहिए, या फिर जो वो इर्रेगुलर यानी टेम्परेरी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जो ये पैसा लेके आओगे ना, फिर आप वो 2 तरीक़ों से लेके आओगे, 2 सोर्सेज़ से। एक तो होगा डेट सोर्सेज़, ठीक है, जिसको शॉर्ट टर्म डॉट भी कहते हैं, और एक होता है इक्विटी यानी जिसको लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग भी कहते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी, जो डेट होता है उसके ऊपर कॉस्ट कम होती है, ठीक है, और जो इक्विटी होती है उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। लेकिन डेट का दौरानिया कम होता है और जो इक्विटी होता है उसका दौरानिया लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो ये आपके पास दोनों जो है वो मुरुज़ी आई हुई थी कि जो आपका वर्किंग कैपिटल होता है ना, उसको कैटेगराइज़ किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट या फिर आपको फाइनेंसिंग सोर्सेज। ये 2 चीज़ें दी हुई थी, तो ये वाला इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। उसके बाद हमारे पास अब ये अप्रोचेज़ आ जाती हैं। जो हेजिंग अप्रोच होती है ना, वो उसको मैच्योरिटी वाली अप्रोच भी कहा जाता है। इसके अंदर आप शॉर्ट टर्म जो आर्ज़ी ज़रूरत होती है ना, उनको आप शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से पूरा कर लेते हो, यानी टेम्परेरी रिक्वायरमेंट को। और जो बड़ी ज़रूरियात होती हैं ना, जो परमानेंट जो आपकी रिक्वायरमेंट ज़रूरियात होती हैं, उनको आप लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग यानी इक्विटी से पूरा कर लेते हो, ठीक है। तो इसके अंदर ना आपका यही होता है कि मैं जो है अपना प्रॉफिट मेरा जो है वो लेवल के ऊपर मैं रह के इस्तेमाल करके जो है वो आप गेन करते हो। उसके बाद जो कंज़र्वेटिव अप्रोच होती है ना, वो बहुत ज़्यादा पैसे को इकट्ठा करने के रुझान की तरफ ध्यान देती है कि किसी भी तरह के जो हालात बुरे आए तो हम अपना जो है वो परेशानी ना करनी पड़ी। तो इसके अंदर वो क्या करते हैं कि अपनी जो आर्ज़ी ज़रूरत होती है ना, उसको भी लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग यानी जो इक्विटी होती है ना, उससे पूरा कर रहे होते हैं। जिसके ऊपर उनको कॉस्ट बहुत पड़ती है, जिसकी वजह से उनको फ़ायदा जो है वो, यानी प्रॉफिट जो है वो बहुत कम होता है, यानी प्रॉफिट होता ही नहीं ना, लॉस ज़्यादा होता है। तो इस तरह से जो आर्ज़ी ज़रूरत होती है ना, उनको भी आप जो है वो लॉन्ग टर्म इक्विटी यानी जो होती है ना, उसकी उससे पूरा कर रहे होते हो। तो ये कहलाती है कंजर्वेटिव। उसके बाद आ जाती है अग्रेसिव अप्रोच। ये अग्रेसिव होती है प्रॉफिट के चक्कर में, प्रॉफिट के मामले में।
तो इसके अंदर जो आपकी जो ज़्यादा परमानेंट ज़रूरत होती है ना, जहाँ आपको रेगुलर पैसा चाहिए होता, उसके लिए तो बेहतर यही था कि आप जो इक्विटी लेते, लेकिन यहाँ पे आपकी जो परमानेंट ज़रूरियात होती है ना, उनको भी आप शॉर्ट टर्म यानी कि डेट फाइनेंसिंग से पूरा करते हो, ठीक है? जिसके ऊपर आपको कॉस्ट बहुत कम देना पड़ती है, ठीक है? जिसकी वजह से प्रॉफ़िट बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। यानी कि इस अप्रोच के अंदर जो है वो प्रॉफ़िट बहुत ज़्यादा होता है और लॉस जो है वो बहुत कम होता है, एक्सपेंस कम पड़ते हैं आपको, ठीक है? कॉस्ट कम पड़ती है। उसके बाद हेजिंग अप्रोच और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की ना, इन अप्रोच के आगे थोड़ी-सी तफ़सील बताई होगी, वो पता होना चाहिए। इनके ऊपर डिटेल लेक्चर मैं बना चुका हूँ। तो ये मेरे लेक्चर भी देख लेना, स्लाइडों वाले भी, नोट्स वाले भी, पता चल जाएगा। बेसिक बता दिए, तीनों के अंदर जो डिफरेंस है ना वो भी बता दिया, तो इनका पता होना चाहिए आप लोगों को। ये मरूज़ ये आ सकती है कि आइडल फंड जो है वो किस फाइनेंसिंग में पड़ा होता है आपके पास, कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी अप्रोच के अंदर, या फिर वो फाइनेंसिंग या अग्रेसिव, तो पता होना चाहिए। इसी तरह जो हमारे पास होता है ना, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस किस जिम के अंदर कमाते हो आप लोग, अग्रेसिव के अंदर प्रॉफिट ज़्यादा होता है और जो दूसरी है ना उसके अंदर कम होता है, तो ये पता होना चाहिए अग्रेसिव अप्रोच का भी और दूसरा भी। अब ये प्रॉब्लम एरिया क्रिएट हो सकता है किसके अंदर, एग्रेसिव स्ट्रेटजी अप्रोच के अंदर वो कहता है, या फिर वो दूसरा कंजर्वेटिव कह देगा ये, या हेजिंग कह देगा, तो पता होना चाहिए आप लोगों को एग्रेसिव के अंदर जो है वो प्रॉब्लम एरिया पैदा हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग कर रहे होते हो आप लोग, ठीक है? और आप लोगों का रुझान जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो उसके अंदर बाज़ औक़ात ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि आपको जो मतलब जो 2-3 महीने की जो फाइनेंसिंग है ना वो आप कर रहे होते हो बार-बार बैंकों से या कहीं से, अगर वो ना ज़रिया बना तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो उसके बाद ये प्रॉफ़िट देख लो ज़्यादा होता है, कॉस्ट कम होती है इसके अंदर। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट है ना, वो हम देखते हैं। उसके अंदर सबसे पहले होती है क्रेडिट पॉलिसी। कि क्रेडिट पॉलिसी जो है ना वो क्या है, उसके अंदर ये पहले तो आ सकते हैं कि इसका डिपेंडेंट जो है वो किस पे होता है, यानी क्रेडिट पॉलिसी डिपेंड्स ऑन क्रेडिट पीरियड, कलेक्शन पीरियड, डिस्काउंट कैश, सही, क्रेडिबिलिटी या अमाउंट ऑफ क्रेडिट। तो ये सारी चीज़ें तीन उठा के कोई सी डाल देगा, इनमें से पूछ लेगा। तो उसके बाद दूसरे नंबर पे देखोगे क्रेडिट पीरियड और कलेक्शन पीरियड, तो नहीं ये होता है, ठीक है? उसके बाद क्रेडिट टर्म होती है कि जिसका मतलब 2/10 और N/30 है। तो 2/10 का मतलब है कि अगर आप 30 दिन के बजाय, ठीक है, यहाँ पे जो N/30 लिखा होगा ना, उससे मुराद होगा टोटल क्रेडिट पीरियड है कितना, जितने दिनों में उसने उधार देनी है। तो इसका मतलब है कि अगर आपने ना उधार जो है वो 30 दिन के बजाय 10 दिन में दे दी, तो आपको जो ऊपर 10 के ऊपर वाली जो भी लिखा होगा ना उसका मतलब परसेंटेज होगी, ठीक है? तो यानी 30 की बजाय अगर आपने 10 दिन में पैसे लौटा दिए तो आपको 2% जो है वो मुनाफा दे दिया जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पे 3/15 होता ना और आगे N/30 लिखा, तो इसका मतलब होता अगर आपने 30 दिन की बजाय अगर आपने 15 दिनों के अंदर लौटा दिया तो आपको 3% जो है वो हम प्रोवाइड देंगे, इस तरह मतलब है। तो मैक्सिमम कितनी अमाउंट दी जा सकती है क्रेडिट की, ये बात देखेंगे हम। कैश डिस्काउंट देखा जाता है कि कितना दिया हुआ है आपने, सारी चीज़ें देखें। क्रेडिबिलिटी जो है ना वो, यानी उधार देना भी है या नहीं, उसकी क्रेडिबिलिटी है सही इतनी कि वो आप उसको उधार देने जा रहे हो, क्या वो लौटा देने के काबिल भी है, ये चीज़ें हमने देखनी है। फिर जो एक कंपनी होती है ना उसकी क्रेडिबिलिटी जो होती है वो क्रेडिट वर्दीनेस जो है ना, वर्दीनेस उसके ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही होती है। अब क्रेडिट वर्दीनेस क्या होता है कि कुछ जो कंपनी होती है ना बड़ी-बड़ी, वो कुछ रेटिंग देती हैं कंपनियों को, जो अच्छा क्रेडिट जो है वो अपना वापस फ़ौरन कर देती हैं और उनकी एक साख अच्छी बन जाती है, ठीक है? तो उसको क्रेडिट रेटिंग कहते हैं, ठीक है? उसकी क्रेडिट रेटिंग चेक की जाती है पहले, क्रेडिट उधार देने से पहले। उस कंपनी को भी अगर उधार चाहिए ना, वो बैंक वगैरह में जाती है, तो वो उसकी पहले क्रेडिट वर्दीनेस चेक करते हैं, जिसको क्रेडिट रेटिंग कहते हैं कि क्रेडिट रेटिंग क्या जा रही है इसकी, क्या ये क्रेडिट वक़्त पे दे भी देती है, नहीं? तो इस तरह के 2 तरह के और इदारे हैं जो स्टैंडर्ड एंड पुअर के नाम से और मूडीज़ एंड पैकरा के नाम से है, कि जो क्या करते हैं भला, आपको जो है वो मतलब रिटर्न दे रहे होते हैं, ठीक है? सॉरी, आपकी जो क्रेडिट रेटिंग होती है ना वो देते हैं। किसी भी कंपनी का ये जो एक स्टैंडर्ड जो होता है ना, पुअर एंड मूडीज़ एंड पैकरा, ये 2 बड़ी-बड़ी जो इंटरनेशनल जो है ना वो रेटिंग देने वाले जो इदारे हैं, जो देते हैं कि ये कंपनी अच्छी है नहीं, तो इस तरह से वो देखते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट ग्रेड और इन्वेस्टमेंट जंक के नाम से भी 2 टर्म होती हैं इसके अंदर। इन्वेस्टमेंट ग्रेड ये है कि वो कंपनी जिसके अंदर इन्वेस्ट करना जो है वो पॉजिटिवली अच्छा है, और जंक से मुराद पॉजिटिवली वो मतलब सिग्नलिंग जिसका सिग्नल है ना वो नेगेटिव है, तो उसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट जंक कहलाती है। ये ए होती है, बी, इस तरह से मुख्तलिफ तरह की रेटिंग जो दी जाती है। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट हमने अब देखने हैं, तो वो कैसे होती है इसके अंदर ना, 2 चीज़ें सबसे पहले तो ज़हन में रखनी है। जो भी अकाउंट रिसीवेबल होगा ना आपका, उसके अंदर एक फ़िक्स कॉस्ट होती है और एक जो है वो वेरिएबल कॉस्ट होती है, ठीक है? फ़िक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट जो है ना उसकी के ऊपर डिपेंड करती है आपकी जो फ़िक्स कॉस्ट का पता ही है आप लोगों को कि ऐसी कॉस्ट जो फ़िक्स रहे,
ठीक है, तब्दील ना हो। और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो होती है जो तब्दील होती है। तो यूनिट कंट्रीब्यूशन फार्मूला जो है ना वो आपको पता होना चाहिए। इसमें सबसे पहले तो ये आ सकता है, बहुत बार आया हुआ है और आता भी है। मुरूज़ी भी आ सकती है, सेल दी होगी पर यूनिट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट दी होगी, पूछ लेगा आपसे कि यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो बताओ, तो ये आप निकाल लोगे। उसके बाद कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो अगर वो कहेगा ना रेशो, तो वैसे ये फार्मूले जो अब यहाँ से शुरू हो रहे हैं ना ये एंड तक चलने हैं, ये भी याद रखना आपने। एंड तक 13वें मॉड्यूल तक कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहे होते। इसी तरह कैपम का भी ये भी, ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन का भी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो भी, फिक्स्ड कॉस्ट का भी जिक्र बार बार आता रहेगा। मतलब ये बेसिक जो भी बन रही है ना चीज़ें एंड तक चलनी है ये। फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन के अंदर कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है और सेल होती है आपकी। मतलब कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो जब कहेगा ना तो वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन बटा सेल हो जाएगी। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन बराबर है होता किसके है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट के, जो ये पीछे पड़ा है आपने ये देखो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन बराबर होता है सेल माइनस बटे। इसका मतलब ये है कि ऊपर जो लिखा हुआ है ना कंट्रीब्यूशन मार्जिन बटा सेल, तो इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन से मुराद सेल माइनस वेरिएबल का डिफरेंस है और बटे के अंदर सिर्फ सेल है। तो ये याद रखना है। इधर ये जब वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आएगी तो इसकी वेरिएबल कॉस्ट बटा सेल हो जाएगी। इसके बटे में भी सेल, उसके भी बटे में भी सेल, लेकिन यहाँ पे ऊपर कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यहाँ पे ऊपर वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। ये चारों तीनों फार्मूले जो है ना ये आगे इस्तेमाल होने हैं अब। यहाँ पे हम क्रेडिट रिसीवेबल जो है ना उसका निकालते हैं, ठीक है, क्रेडिट पॉलिसी तब्दील करते हैं। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके मुराद ये होता है कि आप एक कंपनी को छोड़ के दूसरी में जा रहे हैं तो पीछे जो भी आपने मुनाफा छोड़ा है ना उसका नाम जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। तो ये देख लेना आप लोग। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट ज़रा देख लेते हैं। उसके अंदर सबसे पहले ना कुछ क्रेडिट पॉलिसी होती हैं जिनको, जिनके डिसीजन जो है ना वो आप अपने जहन में रखते हो। नंबर एक तो एडिशनल सेल देखते हो आप कितनी होती है, एडिशन सेल, एडिशनल सेल। उसके बाद एडिशनल जो रिसीवेबल है ना वो कितना बना है आपका उन सेल की सूरत में। उसके बाद एडिशनल मार्जिन जो आपको प्रॉफिट हुआ है ना वो कितना हुआ है, और एडिशनल उसके ऊपर कॉस्ट कितनी आई है। बस ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। चार चीज़ें, रिसीवेबल, मार्जिन, एडिशनल कॉस्ट और सेल। उसके बाद ART का फार्मूला इस्तेमाल होगा यहाँ पे, यानी एवरेज रिसीवेबल टर्नओवर वाला। वही फार्मूला है जो आपने 5वें मॉड्यूल में पढ़ा था कि नेट सेल बटा एवरेज अकाउंट रिसीवेबल उसके बराबर होता है। उसके बाद एक जो कंसेप्ट है वो एडिशनल जो रिसीवेबल, वो भी इंपॉर्टेंट है, फार्मूला आता है इसका भी। ठीक है, आपको अमाउंट दे सकता है कि एडिशनल सेल इतनी है, रिसीवेबल टर्नओवर जो है वो 30 दिनों के लिए इस्तेमाल करो। तो आप कैसे करोगे भला, 30 सालों के लिए या 30 दिनों के लिए अगर वो कह दे तो आप करोगे 360 तकसीम 30 करोगे, फिर उसके साथ जो डिवाइड आएगी ना अमाउंट, वो रिसीवेबल टर्नओवर रेशो होगी आपकी, ठीक है, उसको एडिशनल सेल के साथ मतलब कर देते हो। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये देख लो, सबसे पहले तो आपने ना पर यूनिट निकालना, तो ये फार्मूले समझा चुका हूँ, मेरा लेक्चर देख लो, ठीक है, स्लाइडों पे भी मैंने समझाया हुआ है और नोट्स भी मैंने एक एक जो है वो समझाई है। सबसे पहले तो आपको सेलिंग प्राइस दी होती है, बता देता हूँ, और वेरिएबल कॉस्ट दी होती है। बच्चों देखो, ये वही फार्मूले जो हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। अब ये 8 किस तरह है, 8 इस तरह है कि ना दी हुई थी उसने, तो चलो वेरिएबल कॉस्ट तो। अब इसका परसेंटेज अगर हम रेशो में निकालना चाहें तो वो कैसे होगा, वेरिएबल कॉस्ट बटा सेल, तो सेल है 10, वो ऊपर लिखा हुआ देखो, सेल प्राइस या सेल पर यूनिट 10 है, तो 8/10 करोगे तो 80% आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना है, फार्मूला क्या है, पहले पीछे पढ़ के अभी तो आए हम। कंट्रीब्यूशन मार्जिन बराबर होता है, रेशो अगर हमने निकालनी है इसकी, वो बराबर होती है कंट्रीब्यूशन मार्जिन बटा सेल की। कंट्रीब्यूशन मार्जिन 2 है बटा सेल 10 है, तो देख लो अब लोग 2/10 करोगे तो 20% आ जाएगा। लेकिन इससे पहले वो 2 जो आया है ना कंट्रीब्यूशन मार्जिन, अब वो आपके जहन में आ रहा होगा वो कैसे आया भाई, सीधी सी बात है। जो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन बराबर होता है सेल पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जो पीछे फार्मूला पढ़ के आए हैं, तो 10 में से 8 निकालोगे 2 आ जाएगा। तो करंट सेल भी दी होगी, 30 डेज दिए होंगे, या क्रेडिट पीरियड नया जो है ना वो तो 60 है अब। तो इसके बाद एडिशनल सेल 25% बता रहा है वो, तो टोटल जो 2,40,000 या 24 लाख जो भी था उसमें से अगर आप 25% निकालोगे ज़रूर देके, तो ये सारी चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई हुई हैं, तो आप लोगों को जो है वो मुश्किल नहीं आने वाली है। अब ये अगर एडिशनल यूनिट निकालने हैं आपने तो वो काम आएंगे, आगे निकाल लेने हैं स्टेप के अंदर ही आपको चीज़ें दी होंगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी दी होगी। सबसे पहले तो आपने अब निकालना है जी कंट्रीब्यूशन मार्जिन, या एडिशनल सेल जो थी ना आपकी 60,000 यूनिट, उनको यूनिट के अंदर ही अब आपने क्या निकालना है, उनका एडिशनल यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना है। इनके एडिशनल कितने यूनिट जो होंगे वो आप जो है वो 2% कंट्रीब्यूशन मार्जिन के ऊपर कमा पाओगे, तो वो हो जाएगा 60,000। यानी पीछे जो यहाँ पे अभी ये 60 निकालना है ना, इस 60 को आप दो, इस 2 के साथ ज़रूर दे दो कंट्रीब्यूशन मार्जिन के साथ, तो वो दोगे तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा वो 60 या 12, 1,20,000 आ जाएगा, ठीक है। अब उसको छोड़ देना, उसको भूल जाना, ऊपर वाले को जो निकाल लिया छोड़ दो, आगे वाली चीज़ पे आओ। वहाँ पे अब क्या करना है आप लोगों ने, ये जो एडिशनल पीछे सेल निकाली थी ना, ये वाली,
एडिशनल सेल कितनी आई थी? ये 6 लाख रुपए या 60 लाख जो भी आई थी ऊपर वाली एडिशनल सेल 25% पे। इस एडिशनल सेल को अब डिवाइड करोगे आप, जो पीछे फार्मूला भी देख के आए हम, रिसीवेबल टर्नओवर वाला नए कस्टमर के लिए। तो वो क्या होता है, मैंने पहले बताया 360 तक़सीम, अब बट्टे में आएगा डेज़ की तादाद, और वो भी नए डेज़ 60 है। 60 है तो 360 तक़सीम 60 करोगे तो 6 आ जाएगा। तो इस तरह से ये बराबर होते हैं, नीचे डिटेल एक-एक चीज़ मैंने समझाई हुई है। उसके बाद अब वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। वेरिएबल कॉस्ट हमेशा जो ये सेकंड स्टेप आपने मालूम किया होगा ना एडिशनल रिसीवेबल पे, उस पे निकालोगे। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है भला? उसकी पहले रेशो निकालो। रेशो कैसे निकाली है? ओ भई ये देखो ना यहाँ पे यार, ये 80% निकाला नहीं हुआ मैंने। वेरिएबल कॉस्ट की रेशो इधर ही निकाल ली थी मैंने, और वो स्टेप चलो आगे भी जाके मैंने बता दिए। चलो ये देखो, कॉस्ट बटा सेल हो जाएगी तो 80% बना, 80% निकालो ना ज़रा। इसका कितना बन रहा है दूसरे वाले स्टेप का? तो वो 80,000 बन रहा है। ठीक है, तो ये आ गई वेरिएबल कॉस्ट। अब दूसरी कॉस्ट है हमारे पास जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आएगी? वो हमारी आएगी अब 20%, उसने दिया हुआ था, ये देखो सबसे लास्ट में यहाँ पे 20%। तो 20 को ऑब्ज़र्व दोगे तीसरे वाले स्टेप के साथ। पहले तो ऊपर वाला किया उसको छोड़ दो। दूसरे वाले स्टेप को तीसरे में यूज़ करना है, तीसरे वाले को चौथे में यूज़ करना है, ठीक है? तो 80,000 को अब हमने उस वेरिएबल कॉस्ट में से जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जाएगी ना, वो कितनी बनेगी? वो 16,000 है। तो इस 16,000 और 96 80,000 को ज़रब दो तो 96,000 बनता है। टोटल हमारा मार्जिन 1,20,000 है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम अपनी क्रेडिट पॉलिसी यानी उधार देने का पीरियड एक कस्टमर को 30 से 60 दिन का कर देते हैं तो हमें प्रॉफ़िट होगा। कितना प्रॉफ़िट होगा कि अगर हमारी टोटल कॉस्ट जो है ना वो 80 और 16 96,000 बनेगी, और जो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन में प्रॉफ़िट आएगा ना वो 1,20,000 होगा। तो वो बेनिफिशिएंट होगा हमारे लिए। तो ये बात है। उसके बाद ये अकाउंट रिसीवेबल है। नई क्रेडिट पॉलिसी जो है ना वो करंट सेल पे अगर अप्लाई करोगे तो उसका भी फ़ायदा होगा। देखो पहले थी सेल आपकी इतनी, अब अगर सेल आपकी बढ़ के इतनी हो जाए, वो कहता है इतने यूनिट आप जनरेट कर रहे हो, सेम वही चीज़ है। बस जो पॉलिसी आपने लगानी है ना अब नई सेल्स के ऊपर, ठीक है? वो आपने जो है ना नए क्रेडिट सेल पीरियड के ऊपर जो है वो लगेगी नए बंदों पे, नई सेल पे लगेगी, और जो पुराने वाले होंगे ना उनके ऊपर आपने 30 के हिसाब से ही लगानी है। समझ रही? यानी ये जो 30 के हिसाब से ना यहाँ पे लगानी है ओल्ड वालों पे, क्योंकि उनको नई पॉलिसी के मुताबिक नहीं देना। और ये मैंने लिखा भी होगा, वी डू नॉट टेक इट वेरिएबल कॉस्ट, हम इसको वेरिएबल कॉस्ट पे नहीं लेते होते, ठीक है? कि नई क्रेडिट पॉलिसी पे नहीं लेते, हम ओल्ड पे लेते होते हैं। तो ओल्ड पे 20,000 थी, ठीक है? वो आ जाएगी उसमें से जो है वो, अब आपने ये 20,000 कॉस्ट ये पड़ेगी आपको, जो पुराने थे उनको देनी पड़ेगी। अब जो नए आए हैं उनके ऊपर जो एडिशनल सेल बनी है वो आपकी 48,000 बनी है। ये देखो यहाँ पे 48,000, और ये 48,000 जो है ना इसी के ऊपर अब आप लोग देख लोगे, दोनों को जमा करोगे 2,48,000 कॉस्ट आ गई। अब 2,48,000 जो वेरिएबल कॉस्ट आई है, उस कॉस्ट के अंदर अब आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो भी निकालनी है, वो बनेगी 49,600। तो 49,600 जो है ना अब आपकी बनेगी वो कॉस्ट, और जो आपका प्रॉफिट है वो आपका बनेगा 72,000 रुपये। पहले वाला देखो यहाँ पे, तो 72,000 ज़्यादा है, ये कॉस्ट ज़्यादा है, 72,000 ज़्यादा है। तो इसका मतलब हुआ अगर आप सेल जो है वो 2 लाख इतने से करके बढ़ा लेते हो इतनी, और क्रेडिट पीरियड 30 से 60 दिन कर देते हो, तो भी आपको प्रॉफिट ही होने वाला है, ठीक है? तो इससे मुराद हुआ कि जो आपके ओल्ड कस्टमर होंगे ना उनके ऊपर क्रेडिट पॉलिसी पीरियड 30 दिन वाला लगाओगे, उसकी जो अमाउंट आएगी उसको आप साइड में लिख लोगे। उसके बाद जो आपकी नई जो क्रेडिट पॉलिसी होगी ना 60 दिन वाली, वो नई सेल के ऊपर लगाओगे, और उसकी जो अमाउंट आएगी उन दोनों को फिर आपस में जमा कर लोगे। यानी एक की नई के साथ आई 48,000 रुपये, ये देखो 60,000 के हिसाब से जो कॉस्ट आई है वो, और जो दूसरी थी ना उसकी कॉस्ट आपने मालूम किया सिर्फ़ और सिर्फ़ ओल्ड पीरियड के मुताबिक, यानी 360 तक़सीम 30 किया तो 12 आया, तो ये वाली 2 लाख थे ना उसको मैंने ऐड किया अब 48,000 के साथ। तो ये हमारे पास 2,48,000 टोटल कॉस्ट है। उस कॉस्ट को ना अब आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालोगे जब आप उसमें से, तो वो बनेगी 49,600। तो 49,600 जो है वो कम है, और 72,000 प्रॉफ़िट मार्जिन ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्रेडिट पीरियड जो है वो करंट सेल बढ़ाने से वो भी फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद देखो जी अकाउंट रिसीवेबल जो मैनेजमेंट हमने देखनी है अब। अगर वो कहते हैं इसके ऊपर इम्पैक्ट जो है ना बैड डेट अगर पढ़ते हैं ना, उनका भी इफ़ेक्ट जो है वो पॉज़िटिव आएगा। मतलब जैसे हमने पीछे वाली दोनों चीज़ें तब्दील करके देखी है ना, कि अगर आप दौरानिया बढ़ा देते हो उधार देने का, उससे भी फ़ायदा होता है, सेल ज़्यादा आ रही थी। अगर आप सेल बढ़ा देते हो दौरानिया के साथ, तो उससे भी फ़ायदा हुआ, आपकी सेल ज़्यादा आ रही थी। इसी तरह बाकी भी जो इम्पैक्ट है ना, यानी बैड डेट जो है वो भी आपका एक जो है वो उसकी तब्दीली चेंज करते हो, ठीक है? तो उससे भी जो है वो आपका प्रॉफ़िट फिर भी ज़्यादा ही रहता है। तो ये देख लेना आप लोग, इसने ना यहाँ पे एडिशनल सेल बताई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और बैड डेट भी दिए होंगे। तो वही सेम प्रोसीजर है, और ये याद रखना है, जो बैड डेट होता है ना, वो हमेशा आपकी सैलरी जो होती है ना उसके ऊपर डायरेक्टली अप्लाई होता है।
यानी जो 60 लाख था ना उसके ऊपर अप्लाई होता था, जबकि हमने देखा जो वेरिएबल कॉस्ट की रेशो थी ना वो हमारी एडिशनल रिसीवेबल पे अप्लाई हुई थी और ये डायरेक्ट जो है वो उस पे अप्लाई हुआ था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अलग निकाली, फिर इन दोनों को जो है वो ऐड कर देंगे, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी और बैड डेट्स की जो अमाउंट आ गई है ना ये 60,000 उसको भी ऐड कर देंगे, तो टोटल कॉस्ट आपकी 76,000 बनेगी। टोटल मुनाफा जो था 1,20,000 फिर भी फ़ायदेमंद है, तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ कैश डिस्काउंट, अगर आप कैश का डिस्काउंट भी दे देते हो ना कुछ कस्टमर को, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, और क्रेडिट पीरियड भी पॉलिसी तब्दील करते हो यानी 30 से 60 दिन कर देते हो, तो उसका भी बाज़ औक़ात पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और वो फ़ायदेमंद रहता है। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर देख लेना है अब आप लोगों ने कि इन्वेंट्री जो है ना उसके अंदर टाइप्स कितनी, 2 तरह की होती है। कुछ होती हैं वो मर्चेंडाइजिंग होती है जिनको मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है, ठीक है? और कुछ जो है वो ट्रेडिंग होती है। जो ट्रेडिंग होती है ना वो तो होती है कि डायरेक्ट आपने कोई चीज़ बनी बनाई ली, उसको जो है वो सेल करके प्रॉफिट कमा लिया। और जो मर्चेंडाइजिंग या मैन्युफैक्चरिंग होती है ना उसकी 2 तरह की टाइप होती है। एक होती है स्टॉक एंड ट्रेड और एक होती है जो है वो अभी बताता हूँ, स्टॉक एंड ट्रेड और स्टोर स्पेयर्स एंड टूल वगैरह होते हैं, ठीक है? तो ये जो मर्चेंडाइजिंग होती है ना उसकी 2 टाइप, स्टॉक एंड ट्रेड से मुराद है वो स्टॉक जो ट्रेडिंग में चल रहा है। मुरुज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको आ सकती है, स्टॉक एंड ट्रेड और स्टोर स्पेयर्स एंड टूल वगैरह जो है वो आपके इन्वेंटरी में शामिल है। जो स्टॉक एंड ट्रेड होता है वो 3 तरह की चीज़ें होती है उसमें। रॉ मटेरियल पड़ा होता है जो प्रोसेस चल रहा होता है काम, ठीक है? और जो फिनिश हो चुका होता है, ये चीज़ें शामिल है, पता होना चाहिए। उसके बाद ये बेनिफिट क्या होते हैं और पर्पज़ क्या है आपकी इन्वेंटरी रखने का, मकसद क्या है? जुगाड़ में आपने ना CCAPT याद रखना है, ठीक है? यानी सी कैप्ट का फार्मूला ज़हन में रखना है, सी कैप्ट CCAPT कैप्ट। सी से क्या मुराद है? सी से क्या मुराद है? ए से क्या मुराद है? पी से क्या मुराद है? टी से क्या मुराद है? सी से मुराद है सेंट्रलाइज व्यू ऑफ स्टॉक देखते हो या इन्वेंटरी देखते हो। सी से मुराद कंट्रोल ऑफ कॉस्ट है। ए से मुराद जो होता है वो आपका यानी एस्टिमेशन वगैरह होती है, ठीक है? और पी से मुराद प्राइस को कंट्रोल करना होता है। टी से हमारा टाइम होता है। ये देख लेते हैं अब हम क्या क्या चीज़ शामिल है। सबसे पहले सेंट्रलाइज व्यू ऑफ स्टॉक, सी से मुराद कि आप अपने स्टॉक का जो है सेंट्रलाइज व्यू देख सकते हो अगर आप अच्छी मैनेजमेंट कर रहे हो इन्वेंटरी की। कॉस्ट कंट्रोल देखते हो आप लोग अपना, ठीक है? उसको कंट्रोल कर सकते हो। अवॉइड करते हो स्टॉक से बचने के लिए कि कहीं स्टॉक आउट की जो है वो सिचुएशन पैदा ना हो जाए, इस चीज़ से बचने के लिए भी आप जो है इन्वेंटरी मैनेजमेंट करते हो। प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग करते हो, यानी CCAPT जो है ना वो उसके अंदर प्लानिंग और फोरकास्टिंग यानी आगे वाले वक्त के जो आने वाला है उसमें क्या प्लानिंग रहने वाली है, क्या फोरकास्टिंग आप कर सकते हो, ये चीज़ देखते हो। उसके बाद जो आखिर में टाइम सेविंग है, यानी आप जो है वो अपने टाइम को जो है वो सेव करने के लिए भी ये स्टॉक मैनेजमेंट करते हो। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है ना उसके अंदर देख लो एक ABC एनालिसिस होता है जिसके अंदर जो है ना वो आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है, वो पीछे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट आ सकता है, लॉन्ग आ सकता है, पता होना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद है इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है ना उसके अंदर अभी ये चीज़ देख लो कि ABC एनालिसिस क्या है, उसको ब्रीफली डिफाइन करो। बस इसमें कुछ नहीं होता है ऐसा खास कि एक तरफ एक्स एक्सिस पे परसेंटेज ऑफ एटम ले लेते हो और एक तरफ उनके ऊपर वैल्यू जो डॉलर या रुपीज़ जो है वो आ जाते हैं। तो जो ए कैटेगरी की चीज़ें होती है ना वो होती महंगी है लेकिन थोड़ी स्टॉक के अंदर रखो, ये कहता है ये वाला एनालिसिस। और जो बी है ना उसकी वो कहता है परसेंटेज ए से थोड़ी ज़्यादा होती है, सी से कम होती है, लेकिन उसके ऊपर जो प्राइस है ना वो तकरीबन जो है वो आप 80 से लेकर 95 तक इस्तेमाल कर रहे हो अपनी टोटल जो इन पैसे का खर्च होता है। और जो सी होता है ना उसकी प्राइस बहुत कम होती है, स्टॉक ज़्यादा आ जाता है थोड़े पैसों में, तो इस तरह से उसकी एवरेज 50 से लेकर 100 तक होती है परसेंटेज। और जो डॉलर की अमाउंट लग रही होती है वो तकरीबन आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का 95 से 100 तक होता है, बस 5%। इसके बाद सेफ्टी स्टॉक की एक मिसाल होती है कि सेफ्टी स्टॉक ऐसा स्टॉक होता है जो अपनी सेफ्टी के तौर पर रखा होता है कि जब भी आपकी मतलब कंपनी के अंदर आपका खाम माल जो ख़त्म होने लगता है तो उस वक्त जो है वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, पता होना चाहिए आपको, ये भी आ सकता है। उसके बाद जो है वो टाइम लीड क्या होता है, लीड टाइम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, बहुत बार आया है कि टाइम लीड से मुराद एक ऑर्डर प्लेस करने से लेके आप तक पहुंचने तक का टाइम है। और लीड टाइम यूजेज क्या है, उस ऑर्डर के पहुंचने से लेके आपके खाम माल के मतलब फैक्ट्री में पहुंचने तक टोटल कितना आपने इन्वेंट्री जो है वो इस्तेमाल कर ली है जो आपके पास पड़ी हुई थी, इस चीज़ का नाम जो है वो लीड टाइम यूजेज है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है EOQ, ये देखते हो आप, उसके अंदर री ऑर्डर क्वांटिटी होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो है एनुअल कॉस्ट जो है वो आपको पड़ रही होती है, पता होना चाहिए आप लोगों को। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या बताती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है इसमें पहले, तो कैरिंग कॉस्ट और टोटल कॉस्ट होती है। तो EOQ ऐसी कॉस्ट होती है जहाँ पे ना आपके उस इन्वेंट्री के अपने पास रखने से लेके उसके बेचने तक का जो दौरान ही है ना वो कम से कम होता है, यानी आपको कॉस्ट पड़ ही नहीं रही होती, यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी
यानी वो कौन-सी आपके इकोनॉमिकली चीज़ों को ऑर्डर करने की क्वांटिटी और उनकी का बैलेंस है जिसके ऊपर आपको कॉस्ट कम से कम पड़ती है, ठीक है? तो इसकी एक इक्वेशन होती है, वो होती है डिमांड इन यूनिट, यानी आपकी जो डिमांड है ना वो कितनी है यूनिट के अंदर, ठीक है? और ज़रा उसकी ऑर्डर करने की कॉस्ट कितनी आएगी और उसको डिवाइड कर देते हो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कि आपको एक यूनिट के ऊपर कैरी करने के लिए यानी कि उसको अपनी इन्वेंटरी में रखने के लिए कितनी कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है? उस दौरानियों को आपने डिवाइड कर देना होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट को डिवाइड को के साथ जो है वो डिवाइड कर देते हो आप। टोटल जितनी आपको ऑर्डर करनी है कॉस्ट उसके ऑर्डर कॉस्ट को उसके डिमांडेड कॉस्ट के साथ और उसको ज़रब देते हैं 2 के साथ और उसका जज़र ले लेते हैं तो आपके पास ईओक्यू यानी इकोनॉमिक ऑर्डर और क्वांटिटी आ जाते हैं, यानी ईओक्यू आ जाता है। ईओक्यू किसके बराबर होता है? डिमांड इन यूनिट ज़रब ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, यानी ये कॉस्ट को कैरी करने में कितनी कॉस्ट लग रही है, ये चीज़ होती है, ठीक है? तो इसके बाद अब हम ये पता होना चाहिए फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको मरूज़ी में भी आता है, बहुत बार आया है कि जो होती है आपकी वो कि मतलब डिमांड इन यूनिट ज़रब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कहते हैं इसको, ठीक है? डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट भी होता है, ठीक है? और ज़रा दो जैसा ले लेते हैं। उसके बाद आगे इन्वेंट्री कॉस्ट का अगला हिस्सा कि इन्वेंट्री के लेवल होते हैं कुछ, वो आपको पता नहीं चाहिए कि मैक्सिमम लेवल होता है, एक एवरेज, एक रीऑर्डर और एक मिनिमम और डेंजर लेवल। मैक्सिमम वो जिस पे मैक्सिमम पड़ी हुई है, एवरेज वो जिसके ऊपर आप जो है वो नॉर्मल चल रही होती है, और रीऑर्डर वो जिसके ऊपर जाके आपको रीऑर्डर करना पड़ जाती है। मिनिमम कम से कम और उससे भी कम हो गया तो वो डेंजर लेवल होता है। मैक्सिमम लेवल तो पता ही है, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम इन्वेंट्री का। डेंजर लेवल खतरनाक। एवरेज वो जिसके ऊपर आप जो है वो मतलब एवरेजली चल रहे होते हो आपको, ठीक है? और रीऑर्डर वो होता है जिसके ऊपर जाके आपको लीड टाइम और लीड टाइम यूजेज का दौरानिया जो है वो आपने देखते हुए रीऑर्डर कर देना होता है इन्वेंट्री को। कैश मैनेजमेंट देखते हैं जी, कैश मैनेजमेंट में क्या है अब? उसके अंदर पता है आपको कैश इन हैंड जो पैसा आपके हाथ में मौजूद है वो भी शामिल है। पीटी कैश है यानी जो आपके बटुए में मौजूद है, जो आपके हर वक्त पॉकेट में रहता है कि छोटे-मोटे जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी मैं इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। बैंक में अगर कैश मौजूद है वो भी कैश है, कैश की सूरत में आता है। अकेला कैश जो है वो, और इसी तरह जो कैश कन्वर्टेबल होते हैं ना, जो मुख्तलिफ तरह के कैश होते हैं जैसे चेक, बॉन्ड्स वगैरह, बैंक ड्राफ्ट या प्लास्टिक कार्ड जो आपने रखे होते हैं फॉर एग्जांपल, वो भी आपके एज अ कैश के तौर पे होते हैं क्योंकि आप जब भी दिल चाहे उनको बेच के कैश में तब्दील कर सकते हो। वाई वी नीड कैश, हमें कैश की क्यों ज़रूरत होती है? मुख्तलिफ तरह की सैलरी देने के लिए, एक्सपेंसेस जो है वो डेली ऑपरेशंस के अंदर जो है वो हम यूज़ करने के लिए, अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए हमें कैश की ज़रूरत पड़ती है। वो ये चीज़ है। टेक्निकल इंसॉल्वेंसी जो है वो पैदा हो सकती है अगर हमारे पास कैश नहीं है। टेक्निकल इंसॉल्वेंसी क्या है कि कंपनी ने इतनी ज़्यादा उधार दे दी कि उसका सारा पैसा रिसीवेबल में फँस गया। अब कंपनी बेशक वो प्रॉफ़िट में जा रही है लेकिन उसके पास पैसे की किल्लत हो गई है, ख़त्म हो गया, तो उस सूरत को हम टेक्निकल इंसॉल्वेंसी कहते हैं। कैश मैनेजमेंट के अंदर आगे देख लो कि कैश क्यों रखा जाता है, उसकी होल्डिंग मोटिव क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट आया हुआ है आपके पास, बहुत बार आया है, ठीक है? उसका ट्रांज़ैक्शनल होता है एक तो, ठीक है? उसके बाद जो है वो स्पेकुलेटिव होता है और एक होता है वो प्रिकॉशनरी जो है ना वो मोटिव होता है। टीएसपी के नाम से जुगाड़ है इसका याद करने का। ट्रांज़ैक्शनल यानी ट्रांज़ैक्शन मुख्तलिफ तरह करने के लिए पैसा होना ज़रूरी है। स्पेकुलेटिव यानी किसी भी तरह का कोई अच्छा मौका मिल रहा है कंपनी को, तो वो खरीदने के लिए भी आपके पास पैसे का होना ज़रूरी है। प्रिकॉशनरी एहतियाती तदाबीर के तौर पे पैसे का पड़ा होना ज़रूरी है, तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट है, मरूज़ी आ सकती है, इसमें से शॉर्ट आ सकता है। उसके बाद कैश साइकिल क्या है? कैश साइकिल का पता ही है आप लोगों को। कैश कन्वर्जन साइकिल बराबर होता है आरटीडी यानी रिसीवेबल टर्नओवर प्लस आईटीडी यानी इन्वेंट्री टर्नओवर माइनस पीटीडी यानी पेएबल टर्नओवर। तो ये वही है जो 5वें मॉड्यूल में आप पढ़ चुके हो। तो पहली 2 चीज़ें जो है ना इसमें आरटीडी और आईटीडी, ये दोनों जितना ज़्यादा आप रिपीट करोगे ना उतना ही आपका फ़ायदा है, और आखिर वाली जितनी कम करोगे उतना आपका फ़ायदा है। बस ये याद रखना क्योंकि वो आपने देनी है लास्ट वाली, ये दोनों आपने लेनी होती हैं। तो जहाँ पे देना पैसा हो वहाँ पे आप लेट करते हो, चाहते हो कि मुझे और टाइम मिले, और जहाँ पे लेना हो वहाँ पे आप जल्दी चाहते हो कि मुझे रिसीव हो। तो इस तरह से वो इसको इम्प्रूव किया जा सकता है जो मैंने अभी बात की है कि हाउ टू इम्प्रूव कैश साइकिल। पहली 2 चीज़ों को कम ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करके और आखिर वाली को कम से कम करके आप लोग जो है वो रिसीवेबल ये कैश साइकिल बेहतर कर सकते हो। कैश मैनेजमेंट के अंदर अब आ गया कैश बजटिंग होती है। कैश बजटिंग क्या है जी? ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले होता है, ठीक है? उसके बाद आप रिसीव करते हो, पैसे वगैरह आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? उसके बाद आपने फिर पेमेंट करनी होती है, आप पे कर देते हो। पेमेंट के बाद जो है वो आप उसको क्लोजिंग बैलेंस देखते हो कितना बना, उसके बाद आप जो है वो सरप्लस या फिर डेफिसिट जो है वो उसके नतीजे पर पहुंच जाते हो कि अगर आपको अच्छा खासा पैसा बच जाता है तो सरप्लस है, अगर आप घाटे नुकसान में जा रहे हो तो उससे आपका डेफिसिट हो जाता है। तो ये थी कैश बजटिंग की कुछ तरतीब। ये भी उसके कंपोनेंट अमरूज़ी आ सकती है, शॉर्ट आ सकता है कि ओपनिंग
प्लस रिसीविंग, फिर पेमेंट, फिर क्लोजिंग और फिर सरप्लस या डेफिसिट। ठीक है, तो उसके बाद सोर्स ऑफ कैश कौन से होते हैं पता होना चाहिए। पैसा कहाँ कहाँ से आता है हमें, सेल रेवेन्यू वगैरह से आता है, लोन वगैरह डेट के ज़रिए हम ले सकते हैं पैसा, अगर एसेट वगैरह सेल कर देते तो भी पैसा आ सकता है। उसके बाद एप्लीकेशन इस्तेमालात कहाँ काम कर सकते हैं पैसे को परचेज़ करने के लिए चीज़ें, एक्सपेंसेस अदा करने के लिए, और जो लोन होता है उसकी पेमेंट करने के लिए भी हम पैसे को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ़ तरह की जो इन्वेस्टमेंट होती है वहाँ अगर हम करना चाहते हैं पैसे को इस्तेमाल, तो वहाँ भी पैसा इस्तेमाल होता है। एप्लीकेशन ऑफ जो है वो कैश कहलाती है। उसके बाद डेफिसिट और सरप्लस की सूरत पैदा हो जाती है जी। वो क्या होती है? डेफिसिट तो ये है कि आपने सारा कुछ करने के बाद अगर पैसा बच गया है, तो फिर तो सरप्लस, अगर ना बचा तो फिर वो डेफिसिट, यानी उधार की सूरत में अगर आपके पास अकाउंट चला गया है तो वो तो फिर आपने देनी है, तो वो डेफिसिट है। अगर सरप्लस है तो वो बेहतर है, पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है। तो ये थी हमारी मॉड्यूल नंबर आपका 10वें का जो है वो 8वें का, सॉरी, गैस। आप लोगों ने अब क्या करना है, जो मैंने शॉर्ट, लॉन्ग और एमसीक्यू जैसे बताए हैं ना, वो देख लेने हैं। मेरे लेक्चर जो है ना वो आप लोगों ने शॉर्ट वाले भी सुन लेने हैं, और दूसरे जो स्लाइडों वाले हैं वो भी सुन लेने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट